हेलो गाइस, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK ज्ञान सेंटर में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7th के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। दोस्तों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि क्लास 6 के चैप्टर 1 to 8 भूगोल के हम पढ़ा चुके हैं और क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 से 6 भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको 6th लेसन और 5th लेसन देखना है तो आप एंड स्क्रीन पर जाकर वहां से क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों, या आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि NCERT की सभी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए करते हैं अपने लेसन को स्टार्ट और चलते हैं चैप्टर के नाम की तरफ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मानवीय पर्यावरण। ये दोस्तों हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण जो मानव के आसपास का जो पूरा वातावरण है उसमें जो भी चीज़ें होती है वो उसका पर्यावरण होता है। तो दोस्तों, मानवीय पर्यावरण यानी कि इसमें मानव के रहने योग्य ये वातावरण होगा। तो इसमें दोस्तों क्या क्या चीज़ें आती है, इसमें आता है हमारा बस्तियाँ। जैसे हम बोलते हैं ये बस्तियाँ बन गई है, तो मानव क्या करता है, बस्तियों में रहता है। उसके बाद परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना दोस्तों क्या होता है, परिवहन कहलाता है। और उसके बाद होता है संचार। संचार दोस्तों आपको पता है कम्युनिकेशन बोलते हैं इंग्लिश में, और यानी कि अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाना ही दोस्तों क्या होता है, संचार होता है। उसके अनेक माध्यम हो सकते हैं, परिवहन के भी अनेक माध्यम हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं पाठ में और देखते हैं क्या है पाठ के अंदर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों इस धरती पर कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले जब मानव ने धरती पर जन्म लिया तो उसको हम प्रारंभिक मानव कहते थे, या जिसको हम आदि मानव भी कहते थे। तो दोस्तों जब मानव ने जन्म लिया तब से उसको भोजन की आवश्यकता पड़ने लगी। समय बीतने के साथ ही वस्त्र, आवास इनकी भी आवश्यकता पड़ने लगी। और इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों वो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर रहने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है, उसका मस्तिष्क का विकास होता गया। उसने क्या किया कि समय के साथ नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया, यानी कि अब वो खेती करने लगा, घर बनाने लगा। और घर की उसने क्यों बनाया, खेती की देखभाल के लिए ही वो एक स्थान पर रहने लग गया, तो उससे घर की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद यातायात करने लग गया, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गया, संचार करने लग गया, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने लग गया। संचार के बेहतर साधनों का विकास होता चला गया। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, यानी कि उसने अपने वातावरण को जहाँ पे वो रहता था उसके पास जो वातावरण था उसको अनुकूल बनाया, अपने रहने योग्य बनाया। अब दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है, सबसे पहले बसाव स्थान। बसाव स्थान क्या होता है कि वह स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उस स्थान को हम बसाव स्थान कहते हैं। तो आदर्श बसाव स्थान दोस्तों क्या हो सकता है, वहाँ पे अनुकूल जलवायु होगी, जल की उपलब्धता होगी, उपयुक्त भूमि होगी और उपजाऊ मिट्टी होगी। क्योंकि दोस्तों जहाँ भी मनुष्य रहेगा वहाँ पर जलवायु अच्छी होनी चाहिए। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंडी पड़ती होगी या सालों साल ठंडी पड़ती होगी तब भी उसे रहने में समस्या हो जाएगी, ठीक है। जल होना चाहिए क्योंकि मनुष्य को पीने के लिए जल चाहिए रहता है। उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा उबड़ खाबड़ वगैरह ना हो, और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए खेती करने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं लेसन पर फिर से। तो दोस्तों बस्तियाँ क्या है, बस्तियाँ वह स्थान है जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं, यानी कि इंसान जहाँ पे रहने के लिए घर बनाता है उसी को हम बस्तियाँ कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मानव था वो क्या करता था, वो वृक्षों में
वृक्षों के ऊपर या वृक्षों के नीचे या गुफाओं में निवास करता था। लेकिन जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक स्थान पर घर बनाना आवश्यक हो गया, क्योंकि जो फसलें होती है वो दोस्तों 3 से 4 से 5 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं फसलों को तैयार होने में। तो बस्तियों का विकास जब भी दोस्तों हुआ तो कहाँ हुआ? नदी घाटियों में हुआ, क्योंकि हमेशा नदियों से ही मनुष्य को जल प्राप्त हुआ है, पीने के लिए भी और सिंचाई के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता थी। और दोस्तों नदियों के पास की जो भूमि होती है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि नदियाँ उसको उपजाऊ बना देती है। उसके बाद दोस्तों व्यापार यानी कि बिजनेस, वाणिज्य, विनिर्माण के विकास के साथ साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे दोस्तों ये सब काम होते चले गए, बस्तियों का आकार बढ़ता चला गया। नदी घाटी के निकट बस्तियां पनपने लगी और सभ्यता का विकास तेज़ी से होने लगा। उसके बाद दोस्तों आपने 6 क्लास में पढ़ा होगा इतिहास की बुक में कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है, टिग्रिस सभ्यता क्या होती है, नील सभ्यता क्या होती है, हवांग ही सभ्यता क्या होती है। दोस्तों सिंधु सभ्यता भारत की है, ठीक है, ये आपको 6 क्लास में आप पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों सभ्यता कोई भी हो वो उनका विकास कहाँ होता है? नदियों के किनारे होता है दोस्तों। अब चलते हैं आगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि बस्तियाँ 2 तरह की हो सकती है। एक तो स्थायी हो सकती है यानी कि परमानेंट हो सकती है, और दूसरा अस्थायी हो सकती है जो दोस्तों परमानेंट नहीं होती। तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं, ठीक है। जैसे घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, क्योंकि मौसम के अनुसार उनको कई बार उन स्थानों को छोड़कर जाना पड़ता है। वे आखेट यानी कि शिकार, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। तो शिकार के लिए, भोजन संग्रहण के लिए, स्थानांतरित कृषि के लिए वो दोस्तों ऋतु प्रवास करते हैं, यानी कि ऋतु के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज दोस्तों कैसी बस्तियां पाई जाती है? आज स्थायी बस्तियां पाई जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जहां आप रहते हैं वो पक्के मकान हैं, आप बरसों से वहां रह रहे हैं। आपसे पहले आपके पिताजी, उनके पिताजी यानी कि आपके दादाजी भी उन बस्तियों में रहे होंगे। अगर आप शहर की बात करें तो ठीक है, अगर आप गांव में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको स्थायी घर आप देखने को मिल सकते हैं। जो पहले कच्चे होते थे अब उनको पक्का सीमेंट वगैरह से बनाया जा रहा है। तो इन बस्तियों में लोग रहने के लिए दोस्तों घर बनाते हैं, चाहे वो बस्तियाँ अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, दोनों ही बस्तियों में मानव रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये दोस्तों छोटी सी एक कहानी लिखी है, इसको हम इग्नोर करेंगे, आप इसको स्वयं पढ़ लीजिएगा। ऋतु प्रवास दोस्तों, ऋतु प्रवास अभी एक वर्ड आया था। तो क्या होता है ऋतु प्रवास? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऋतु मीन्स मौसम और प्रवास मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। दोस्तों मौसम के अनुसार लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, तो उसको ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो लोग पशु पालते हैं, जैसे कि आप यह चित्र में देख सकते हैं, वो उन स्थानों पर जाएंगे जहाँ पर जानवरों को चरने के लिए पर्याप्त घास आदि मिल सके। तो मौसम के अनुसार वो अपने स्थान को बदलते रहते हैं, तो इसे ही दोस्तों ऋतु प्रवास कहते हैं। अब दोस्तों आगे हम चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ऊपर दिए गए संवाद यानी कि ऊपर जो कहानी लिखी है उसके अनुसार हमारे सामने चित्रण जो आया, 2 विभिन्न प्रकार के जो चित्रण आए वो क्या है कि ग्रामीण बस्ती होती है और एक शहरी बस्ती होती है। दोस्तों ग्रामीण बस्ती गांव में जैसे आप जाते होंगे, गए होंगे, और शहरों में तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो गांव दोस्तों ग्रामीण बस्ती
है। तो गांव को दोस्तों क्या कहते हैं, ग्रामीण बस्ती कहते हैं, जहाँ के लोग क्या कार्य करते हैं, कृषि करते हैं। सबसे मुख्य व्यवसाय उनका कृषि होता है। उसके बाद मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन होता है। उसके बाद दोस्तों वानिकी होता है, दस्तकारी होता है, पशुपालन संबंधी कार्य वो दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों वानिकी क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उनसे जुड़ा ये मतलब उनके ऊपर निर्भर रहना। ठीक है। दस्तकारी में दोस्तों क्या होता है कि आपको जो हाथ से होने वाले काम हैं यानी कि हस्तकला, उसमें उसका इसमें उपयोग किया जाता है दस्तकारी में। उससे मतलब हाथों से जो बनाई हुई चीज़ें हैं वो कार्य करते हैं गांव के लोग। पशुपालन आपको पता ही है। ग्रामीण बस्तियों या क्या होती है दोस्ती, ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। तो दोस्तों सघन बस्ती क्या होती है, चित्र में देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें सारे घर एक से दूसरे घर के साथ चिपके होते हैं, सटे होते हैं। और प्रकीर्ण बस्तियाँ क्या होती है, इसमें घर दूर दूर होते हैं। ये देखिए इसमें घर दूर दूर होते हैं। तो जिनमें घर दूर दूर होते हैं उनको प्रकीर्ण बस्ती, और जिनमें घर पास पास होते हैं उनको सघन बस्ती कहते हैं। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। व्यापक मतलब एक बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार बस्तियाँ मुख्यतः मतलब जो प्रकीर्ण बस्तियाँ होती है वो मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगलों में या अति विषम जलवायु यानी कि जहाँ की जलवायु अति विषम हो उन क्षेत्रों में पाई जाती है प्रकीर्ण बस्तियाँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अति विषम का जलवायु का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अति विषम जलवायु का मतलब होता है कि या तो जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म हो या तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो। तो ऐसे स्थानों पर भी आपको प्रकीर्ण बस्तियाँ देखने को मिल जाएगी। जैसे आप सहारा मरुस्थल की बात करें तो वहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अगर गांव की बात करें तो वहाँ का जो घर होगा उस पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया होगा। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत होती है, क्योंकि मनुष्य को पता है कि अत्यधिक जहाँ पे वर्षा हो रही है वहाँ पे जब मर्जी तब वर्षा होती है। तो इसलिए छतों को ढाल वाला बनाया जाता है इस तरह का, ताकि पानी गिरते ही नीचे चला जाए। जिन स्थानों में वर्षा के समय क्या होता है दोस्तों, जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिटलट पर घर बनाए जाते हैं। ये देखिए सिटलट पर मकान बने हुए हैं। ये देखिए दोस्तों कितने ऊंचे ऊंचे घर हैं, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बाढ़ जैसी स्थिति बनी रहती है, पानी इकट्ठा हो जाता है बारिश के समय में। गर्म जलवायु क्षेत्रों में क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म होती है, आपने अपनी आंखों से देखा भी होगा कि वहाँ की जो दीवारें होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है और मिट्टी की बनाई होती है दोस्तों। अगर आप गांव में जाएंगे तो पहले मिट्टी घर होते थे, अब उनको तोड़ तोड़ के सब पक्के घर बना रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और मिट्टी घरों में जरूर गर्मी नहीं लगती थी। जिनकी छतें कैसी होती थी, घास फूस की बनी होती थी। स्थानीय सामग्री दोस्तों क्या इस्तेमाल करते थे, पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों इसमें एक दो वर्ड नए आ गए हैं, जैसे कि पंख क्या होता है, ये दोस्तों कीचड़ टाइप मिट्टी, जो दलदली मिट्टी होती है उसे कहते हैं। और तृण मतलब होता है जो ये घास फूस वगैरह होते हैं, यानी तिनके वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं दोस्तों। तो नगरीय बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। जो दोस्तों नगर होती है वो छोटी बस्तियां होती है, और शहर जो होती है बड़ी बस्तियां होती है। उसके बाद दोस्तों नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा के कार्य करते हैं। या तो निर्माण का कार्य करेंगे, नहीं तो सेवा का कार्य करेंगे, नहीं तो व्यापार का कार्य करते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों, शहरों के नाम लिखिए। ये दोस्तों आपका होमवर्क है, आप करिएगा इसको। उसके बाद दोस्तों परिवहन क्या है, परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय के लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहियों की खोज से क्या हुआ दोस्तों, परिवहन और भी आसान हो गया,
यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और भी आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। हमारे देश में दोस्तों गधे, खच्चर, बैल, ऊंट आदि का उपयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग, लामा दोस्तों एक जानवर है, इसका उपयोग इस तरह होता है जैसे तिब्बत में जो याक होता है, जैसे याक का उपयोग जिन कामों में किया जाता है, उसी तरह से एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग किया जाता है। तो प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचाने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से स्थलीय मार्ग में आते थे और हवाई यात्रा ने दोस्तों समुद्री मार्ग से दोस्तों या स्थलीय मार्ग से वो लोग भारत आते थे और आते आते में ही उन्हें बहुत समय लग जाता था। लेकिन दोस्तों हवाई जहाज़ के आविष्कार ने क्या करा, परिवहन को बहुत ही द्रुत यानी कि तेज बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा की बचत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। ये सब आपने पढ़ लिया। कोई भी डाउट हो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं, देखिए भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं, यानी कि नेशनल हाईवे हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का नवीनतम निर्माण हुआ है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग यानी कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, क्योंकि दोस्तों ये चारों ही बड़े महानगर हैं, इन चारों को जोड़ता है। उसके बाद दोस्तों परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, जैसे कि एक सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है। तो सबसे पहले हम सड़क मार्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको सबसे कम दूरी तय करनी हो, या आपको यूँ कह लीजिए कि आपको कम दूरी तय करनी हो, तो आपको सबसे पहले किस मार्ग की आवश्यकता पड़ेगी, सड़क मार्ग की। तो दोस्तों सड़क मार्ग सबसे पहले सबसे कम दूरी तय करने के लिए सड़क मार्ग होता है। और दोस्तों इसका उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। सड़कें दोस्तों क्या होती है, सड़कें पक्की भी हो सकती है और सड़कें कच्ची भी हो सकती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, सड़कें बनाना बहुत ही आसान होता है। मरुस्थलों यानी कि रेतीले स्थान जैसे रेगिस्तान, वनों यानी जंगल, ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि सड़कें बहुत ही कम होती है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से दोस्तों एक है और इसका दोस्तों बहुत ही फेमस है ये। और भूमिगत सड़क मार्गों को, अगर आप किसी सड़क के नीचे से जाने का जो रास्ता बना जाता है उसको दोस्तों भूमिगत मार्ग या सबवे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों। तो फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों उत्थित का मतलब होता है उठा हुआ, उत्थित का मतलब होता है उठा हुआ। ये देखिए दोस्तों, उत्थित का मतलब होता है उठा हुआ। तो जो उठे हुए संरचना होती है उनके ऊपर से उनके दोस्तों भूमिगत सड़कें भी बन जाती है उस जगह से। तो अब हम चलते हैं आगे। ये देखिए कच्ची सड़क और पक्की सड़क का अंतर आपको दिखाया गया यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या आप जानते हैं, पढ़ते हैं कि जायनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु कितना ऊंचा है, 5072 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ट्रेन ये दिखा रखी है। उसके बाद हमारे पास आ गया सड़क मार्ग के बाद आ गया है रेल मार्ग। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है या किया जाता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल मार्ग के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से
वाष्प के स्थानों का इंजनों का स्थान ले लिया है। वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है विद्युत इंजनों ने। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और भी तेज हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजी है, कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है। यानी कि उन स्थानों पर भी रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं आज के डेट में जहाँ पर कभी ये काम असंभव था। तो लेकिन इनकी संख्या बहुत ही कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, ये है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। इसका दोस्तों नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रूस में है और इसका पहला स्टेशन व्लादिवोस्टोक से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग में है। बीच के स्टेशन में आपको बताता हूँ मास्को, कजान, यंकेटरिनबर्ग, ट्यूमिन, ओम्स्क, नोवोसिबिर्स्क, क्रास्नोयार्स्क, अंगार्स्क, चिता, खबरोवर्स्क, व्लादिवोस्टोक। तो दोस्तों ये बहुत ही सबसे बड़ा रेल मार्ग है और दोस्तों इसके नाम बहुत ही यूनिक हैं। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। जल मार्ग, अब दोस्तों आपने देखा कि स्थल मार्ग हो गया है और रेल मार्ग हो गया। अब दोस्तों जल मार्ग पर आते हैं। आप पहले ही पढ़ चुके कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता था। इसके दोस्तों दो प्रकार है। एक अंतर्देशीय जल मार्ग, ये दोस्तों एक देश के अंदर ही इस जल मार्ग को बनाया जाता है, और दूसरा समुद्री मार्ग, यानी कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए समुद्री मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें दोस्तों नाव्य नदियों, झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। दोस्तों नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है और ये एक ही देश के अंदर इससे परिवहन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उत्तरी अमेरिका में आप जाएंगे तो ग्रेट लेक, अफ्रीका में जाएंगे तो नील नदी। यानी कि इन रास्तों से देश के अंदर ही रास्ता बना हुआ है जल मार्ग का, और इसके अंदर देश के अंदर ही व्यापार भी किया जाता है और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। अगर बात करें समुद्री और महासागरीय मार्गों का, तो यहाँ पे व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुँचाने के लिए काम किया जाता है। यानी कि एक देश से दूसरे देश जाता है, उसके अंदर देश के अंदर रहता है, हो सकता है राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा हो। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। पतन मतलब से जैसे बंदरगाह टाइप, जहाँ पे सामान उतारा चढ़ाया जाता है। और विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन है एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जेनेरियो और अफ्रीका में डरबन और कैपटाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। तो क्या आप विश्व के कुछ पतनों के नाम भी बता सकते हैं? ये देखिए दोस्तों, अंतर्देशीय जलमार्ग है, ये नदी के अंदर नाव खड़ी है, नदी के किनारे पर। उसके बाद दोस्तों अगला है वायु मार्ग। तो 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है।
तो दोस्तों अगर आप वायु मार्ग का उपयोग करते हैं तो आप सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। तो ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये सर्वाधिक महंगा है। इसमें दोस्तों ईंधन बहुत ज़्यादा लगता है वायु मार्ग में, और वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे, तूफान आदि से प्रभावित होता रहता है वायु मार्ग। तो यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दुरूह स्थानों तक पहुंच सकता है। विशिष्ट रूप से जहां सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है, हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने, भोजन, जल, कपड़े, दवाएं बांटने के लिए एक उपयोगी साधन सिद्ध हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। चित्र 7.11 में आपको मैं दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों अगला आ गया है संचार। संचार मैंने आपको बताया था कि दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की दोस्तों जो क्रिया है उसी को हम संचार कहते हैं। तो संचार क्या है? दूसरों के पास सूचना पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम संचार कहते हैं। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों को विकसित कर लिया। चित्र 7.10 संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। संचार के क्षेत्र में विकास से तो संचार के क्षेत्र में दोस्तों विकास जो है सूचना क्रांति आई है। इसे हम सूचना क्रांति कहते हैं जो इसके संचार के क्षेत्र में विकास हुआ है। सूचना प्रदान करने के लिए दोस्तों क्या है, शिक्षा तथा मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। जैसे सिर्फ फ़ोन से ही बात को कहीं और पहुंचाना दोस्तों संचार नहीं है। चाहे समाचार पत्रों यानी कि अखबार के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से हम अपनी बात को एक बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसको भी दोस्तों संचार कहते हैं। और दोस्तों जब हम अपनी एक बात को किसी माध्यम से बड़े पैमाने पर पहुंचा रहे हैं तो इन सबको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। तो सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान एवं संबंधी आपदा चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन यानी कि मोबाइल फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीविज़न संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा, होटल तक के लिए टिकट बुक करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में नई इस प्रकार के लोगों के बीच एवं लोगों एवं सेवाओं के तथा तो दोस्तों संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों एवं सेवाओं संस्थाओं के बीच तीव्र गति से संपर्क संभव होने के कारण आज हम एक बृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। यानी कि जो हमारा जो बहुत बड़ा समाज है वो दोस्तों एक विश्व जो है वो एक बन चुका है। अब दोस्तों हम पहुँचे हैं पेज नंबर 7 पर। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं सारे इसमें रास्ते दिखाए गए हैं। जो रेड कलर वाली लाइन है वह है वायु मार्ग, और जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, वह है जल मार्ग। तो इसमें दोस्तों आप सब जगह देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने पूरा दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। पहला देखिए, इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है? तो इसमें से मेष संचार का साधन नहीं होता। कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है? सबवे। किसी द्वीप पर पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सा साधन चाहिए? जहाज। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? साइकिल। तो दोस्तों देखा आपने कि जो क्वेश्चन हमने कर लिए
वो बहुत ही आसान थे, यानी कि आप पार्ट आपको आ चुका है। अगर आप हमारे दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक और शेयर करें। थैंक्स दोस्तों।